दोस्तों समय था 31 अक्टूबर 2008। एक इंसान जिसका नाम था सतीशी नाकामोटो, इसने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने स्पष्ट किया कि हम एक ऐसी करेंसी का उपयोग कर सकते हैं जिस पर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक या वहां की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। वह होगी क्रिप्टो करेंसी। जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपीज को आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंट्रोल नहीं करता। उस समय क्रिप्टो करेंसी केवल एक आइडिया था, एक विचार था, लेकिन आज इसके द्वारा लाखों करोड़ों का व्यापार हो रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें बैंकों के सिस्टम को समझना होगा। आप अपने वॉलेट से कोई भी नोट निकालकर ध्यान से देखें। उस पर लिखा होगा कि मैं धारक को 200 रुपए या 500 रुपए या जितने का भी वो नोट है देने का वचन देता हूँ, और यह वचन आरबीआई के गवर्नर देते हैं। इस वचन या गारंटी के बिना किसी भी नोट की कोई वैल्यू नहीं, मामूली कागज का टुकड़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, इसलिए उसकी करेंसी यानी यूएस डॉलर वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग करेंसी बन चुकी थी। डॉलर की वैल्यू फिर बढ़ती गई और भारतीय रुपए हो या दुनिया का कोई भी करेंसी, उसकी माप यूएस डॉलर के द्वारा ही होने लगी। हालांकि 1947 में एक यूएस डॉलर की कीमत केवल 4 रुपये 16 पैसे भारतीय रुपए होती थी। जब आप किसी भी बैंक में अपने पैसे जमा करते हो तो बैंक आपकी जिंदगी भर की मेहनत से जमा की गई पूंजी को मनमाना उपयोग करता है, या कहें आप उसे पैसे से खेलने की परमिशन दे देते हो। अब बैंक इन्हीं पैसों को बड़ी बड़ी कंपनी में लगा देते हैं या फिर इंडिविजुअल लोन दे देते हैं। इसी से तो आपको इन पैसों पर ब्याज मिलता है। लेकिन कुछ बैंक बड़े ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इन पैसों का उपयोग करते हैं, या कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को करोड़ों अरबों रुपए लोन के रूप में दे देते हैं और फिर वो लोन बैड डेट्स बन जाते हैं, या फिर बाद में पता चलता है कि वह कंपनी फ्रॉड करके विदेश भाग गई और फिर बैंक दिवालिया होकर हाथ खड़े कर देता है। लेकिन यहाँ शिकार बनते हैं वे छोटे छोटे गरीब लोग जिन्होंने जीवन भर की पूंजी उस बैंक में जमा की थी। दोस्तों, यहीं से नई सोच सामने आती है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी करेंसी है। इसे आप 100, 200 या 500 के नोट की तरह अपने वॉलेट में नहीं रख सकते और ना ही इसे छू सकते हो। यह एक जटिल पासवर्ड द्वारा हमारे कंप्यूटर में डिजिट के रूप में सेफ रहती है। इसे नकली बनाना लगभग असंभव है। जो लोग आज क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के फेवर में हैं, वो नहीं चाहते कि सरकार या किसी सेंट्रल बैंक के पास इतना ज़्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों या करेंसी का। शायद अब आपको सतोशी का आइडिया समझ आ रहा होगा। सतोशी ने एक ऐसी करेंसी के बारे में आइडिया दिया था जिसमें थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना हो और यह करेंसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, जिस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कोई नियंत्रण ना हो। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया बड़े बड़े बैंकों के फ्रॉड ने। आपको याद हो, जैसे 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो लीमन जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कंगाल हो गए थे, जिसमें लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब चुका था। इसी माहौल में क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले बाजार में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी आई थी। इसके बाद तो इंटरनेट पर कई क्रिप्टो करेंसियां आईं। अब हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी से लेन देन या ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। क्या इस करेंसी से बाजार में जाकर अभी शॉपिंग संभव है? दोस्तों, यहाँ हम बिटकॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक अकाउंट होता है जिसे लेजर कहते हैं। डिजिटल फॉर्म में इस अकाउंट की कॉपी पूरे वर्ल्ड में हर उस कंप्यूटर पर होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा होता है। जो लोग ये सिस्टम चलाते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का काम होता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना कि वास्तव में एक खाते से दूसरे खाते में बिटकॉइन गया है या नहीं। माना ए व्यक्ति को बी व्यक्ति के खाते में 2 बिटकॉइन भेजना है, तो माइनर्स को कन्फर्म करना पड़ेगा कि ए के खाते में 2 बिटकॉइन हैं या नहीं। इसके लिए माइनर्स को 10 मिनट लग जाते हैं। एक बार माइनर्स ने अगर कंफर्म कर दिया कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, तो इस सफल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दुनिया के हर उस कंप्यूटर में आ जाता है जो इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस तरह बिटकॉइन भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों इसे अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं और झूठ नहीं बोल सकते। इस तरह इस लेन देन में पारदर्शिता बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लोग यूज कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च कर रहे हैं। जैसे हम सोना चांदी या घर खरीदते हैं या किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, उसी प्रकार लोग बिटकॉइन भी खरीदते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का सोचना है कि व्यापार केवल बिटकॉइन में होना चाहिए। आखिर एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये कौन तय करता है? क्या इसकी भी वैल्यू शेयर मार्केट पर निर्भर करती है? जी हाँ दोस्तों, एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी होगी ये पूरी तरह बाजार भाव पर निर्भर करता है। यह एक तरह का डिजिटल सिक्का है। जब यह प्रचलन में आया तो इसे बेचने और खरीदने वाले बहुत कम थे।
इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन इसे लेन देन में लोगों ने पसंद किया और अब यह लेन देन का एक जरिया समझा जाने लगा है, जिसमें ना तो किसी सेंट्रल बैंक और ना किसी सरकार या देश का कंट्रोल होता है। इस तरह रातों रात इसकी वैल्यू बढ़ती गई और 2008 में जिस बिटकॉइन की वैल्यू 100 रुपए थी, वहीं आज 45 लाख से भी ज़्यादा है। आखिर इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी? दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसे बनाने में काफ़ी मैथमेटिक्स के इक्वेशन सॉल्व करना पड़ते हैं, तब जाके कहीं एक बिटकॉइन बनता है। और अभी तक की टेक्नोलॉजी के द्वारा 21 करोड़ बिटकॉइन ही बनाए जा सके हैं। भारत में बिटकॉइन में व्यापार अब पूरी तरह लीगल हो चुका है। हमारी सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब भारत में कोई भी निवेशक 100 रुपए की न्यूनतम पूंजी के साथ भारतीय रुपए में बिटकॉइन खरीद सकता है। लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में लेन देन नहीं करना चाहे तो वह मना कर सकता है। वह व्यक्ति बिटकॉइन लेने के लिए रुपए की तरह कानूनन बाध्य नहीं होगा। एक अनुमान है कि 2030 तक बिटकॉइन की कीमत लगभग $1 मिलियन हो जाएगी। लेकिन हर करेंसी की तरह इसमें भी रिस्क है, क्योंकि भले ही एक बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन हो जाए, लेकिन खरीदने वाले ने यदि लेन देन में बिटकॉइन से मना कर दिया तो आपके लिए बिटकॉइन की वैल्यू जीरो होगी और आप खरीदने वाले पर कोई दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि यह एक डिजिटल मुद्रा है जिस पर नोट की तरह किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते। इस करेंसी में लोगों का विश्वास अभी भी कम है। इस करेंसी का उपयोग अभी छोटे स्तर पर नहीं होता। जैसे हमें पड़ोस की दुकान से या बाजार से कुछ खरीदना है तो इस करेंसी का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में इसका चलन बढ़ सकता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ऐसे होटल या रेस्टोरेंट हैं जो पेमेंट बिटकॉइन में लेने लगे हैं। यहाँ एक समस्या इसके ट्रांजैक्शन में भी आती है। इसके सफल ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में 10 मिनट लग जाते हैं, जिस कारण इसमें लेन देन में टाइम लगता है। लेकिन यदि हमें विदेश में पैसा भेजना हो तो वहाँ यह बैंकों से ज़्यादा फास्ट और कारगर है। जहाँ बैंक मनी ट्रांसफर के नाम पर भारी चार्ज वसूलते हैं और 1-2 दिन लगा लेते हैं, वहीं इस टेक्नोलॉजी से 10 मिनट में ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है। बैंकों को डर है कि यदि कहीं क्रिप्टो करेंसी में लेन देन बढ़ेगा तो उनकी लंबी प्रोसेस से कौन गुजरेगा, उनको भारी भरकम चार्ज कौन देगा। इसलिए बैंक शुरू से ही क्रिप्टो करेंसी के विरोध में थे और आज भी हैं। इंडिया की बात करें तो अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी को बाहर कर दिया था। आरबीआई ने भारत के सभी बैंकों को आदेश दिया था कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन ना करें और इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्रिप्टो करेंसी का भी अपना एक डार्क साइड है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जहां एक और बिटकॉइन की कीमत रातों रात बढ़ रही थी, हाई प्रोफाइल लोगों की पसंद बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में धड़ल्ले से हो रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी का भी खतरा बढ़ रहा है। लोगों ने हथियार और ड्रग्स के लिए बिटकॉइन में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। बैंक बड़े ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। हैकिंग के मामले बढ़ रहे थे। दोस्तों, एक और समस्या यह हो गई थी कि कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाकर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेट और वेबसाइट पर लुभावनी बातें करके फंसाने लगे थे। इन सभी कारणों से आरबीआई ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का बैंक से एक्सेस काट दिया। हालांकि भारत में 2013 से क्रिप्टो करेंसी लीगल तौर पर चल रही थी। आप अपने रुपए को बैंक के द्वारा बिटकॉइन में बदल सकते थे। आरबीआई के बैन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट को समझाया गया कि जो रिस्क क्रिप्टो करेंसी के साथ है, वह रिस्क तो परंपरागत तौर पर प्रचलन में चल रहे नोट के साथ भी हो सकती है। नोट भी तो नकली प्रिंट किए जा सकते हैं। अंत में जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी और रुपए में बैंक एक्सचेंज कर सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं है। और 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस लीगल है और इस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। और आरबीआई को आदेश दिया गया कि बैंकिंग बैन हटाया जाए। अब हम चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में कुछ लीगल नियमों को मानते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं, बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्ट यह सोचकर करना चाहिए कि ये पैसे डूब भी सकते हैं। दोस्तों, बैंकों से लोन लेकर तो बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन मत खरीदना। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हमें जाने की आज्ञा दें। फिर किसी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।